तो रेनेगेड इमॉर्टल के एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो वांगलिन होता है वो ज्वाइन कर लेता है एक सेक्ट को, जिससे वो जल्दी अपनी कल्टीवेशन को रिकवर कर सके। और वांगलिन को 9 ईयर से पहले अपनी कल्टीवेशन रिकवर करनी होती है, क्योंकि हेवन मैसेंजर उसी समय आएंगे लीमुअन के लिए और वांगलिन को उस सेक्ट में मिलेगी लियू में। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो वांगलिन एक सेलेस्टियल जेड यूज करके फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट के अर्ली स्टेज पे पहुंच जाता है, पर उसको अपनी पूरी कल्टीवेशन वापस से रिकवर करनी है। तो उसको चाहिए एक नेचुरली स्पिरिचुअल एनर्जी रिच जगह। इसलिए वांगलिन अपनी जर्नी को कंटिन्यू करते हुए मॉस्किटो बीस्ट पर बैठ जाता है और निकल पड़ता है। तभी वांगलिन ने अपनी नजर नीचे फायर क्लाउड विलेज पे डाली और उसने बड़े बर्ली मैन और नाइफ स्कार्ड बर्ली मैन को मारने के बाद उसका गुस्सा काफी हद तक ठंडा हो गया था। पर जब मॉस्किटो बीस्ट उड़ान भरने लगता है तो वांगलिन को स्पीड का इशू होता है, क्योंकि वांगलिन सिर्फ अर्ली स्टेज ऑफ फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट तक पहुंचा है और मॉस्किटो बीस्ट जो लेट स्टेज नेसेंट सोल लेवल का क्रीचर है, उसकी स्पीड को हैंडल करना वांगलिन के लिए मुश्किल होता है। इसलिए वो मॉस्किटो बीस्ट को धीरे करने का कहता है। फिर मॉस्किटो बीस्ट के पीछे बैठकर वांगलिन अपने मैप जेड को निकाल लेता है और साउथ की तरफ देखकर डिसाइड करता है कि वो पिलू देश के सोल रिफाइनिंग सेक्ट के पास जाएगा, क्योंकि सोल रिफाइनिंग सेक्ट काफी डिफरेंट है दूसरे सेक्ट से। इस सेक्ट के पास कोर डिसाइपल्स काफी कम होते हैं, सिर्फ कुछ 100, लेकिन आउटर डिसाइपल्स की संख्या टेंस ऑफ थाउजेंड्स है। ये डिफरेंस इंडिकेट करता है कि इस सेक्ट का ट्रेजर और कोर डिसाइपल्स का कल्टीवेशन लेवल बहुत पावरफुल होगा, क्योंकि वो कम डिसाइपल्स के साथ भी दूसरे बड़े सेक्ट्स के बराबर हैं। और सोल रिफाइनिंग सेक्ट का सिस्टम बहुत कम्पिटिटिव है। कोर डिसाइपल बनने के लिए एक आउटर डिसाइपल को हर 3 साल में होने वाले कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना पड़ता है। अगर कोई आउटर डिसाइपल जीत जाता है तो उसे कोर डिसाइपल बनाया जाता है। इसके अलावा कोर डिसाइपल्स को भी हर 3 साल में कंपटीशन के थ्रू इवैल्यूएट किया जाता है और कभी कभी किसी एक को बाहर निकाल दिया जाता है। और वांगलिन को लगता है कि ये सेक्ट उसके लिए परफेक्ट है, क्योंकि यहाँ स्पिरिचुअल एनर्जी काफी ज्यादा होगी और वो अपनी कल्टीवेशन को रिकवर कर सकता है। उसके पास टाइम कम है, सिर्फ 9 ईयर्स, और सोल रिफाइनिंग सेक्ट के रिसोर्सेज से वो अपनी कल्टीवेशन को एफिशिएंटली बढ़ा सकता है। और फाइनली 7 दिन के बाद जब वांगलिन सोल रिफाइनिंग सेक्ट के आसपास पहुंचता है तो उसे एक डिफेंसिव फॉर्मेशन से रुकावट मिलती है, जिसमें एक जेंटल लाइट उसे अंदर जाने से रोकता है। ये फॉर्मेशन सेक्ट की डिफेंसिव बाउंड्री का हिस्सा है। ये देख के वांगलिन फ्लाइंग स्वॉर्ड निकालकर उसको यूज करके लैंड कर लेता है, क्योंकि उसे पता है कि ये सेक्ट का सेफगार्ड सिस्टम है। ये दिखाता है कि वांगलिन को सेक्ट के रूल्स और सिस्टम्स का नॉलेज है। तभी एक रेड लाइट के साथ एक रेड हेयर्ड ओल्ड मैन अपीयर होता है। उसका चेहरा काफी अजीब होता है, बड़ा मुंह और नाक और छोटी आंखें, जो एक डिमोनिक ऑरा जैसा लगता है। ये पर्सन सोल रिफाइनिंग सेक्ट का एक इंपॉर्टेंट फिगर लगता है। और जब वो वांगलिन को देखकर उसका स्कार देखता है तो वो उससे पूछता है, तुम किस सेक्ट के डिसाइपल हो? तभी वांगलिन इज्जत से जवाब देता है, मैं एक रोग कल्टीवेटर हूँ जो आउटर सेक्ट डिसाइपल बनने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखकर वो ओल्ड मैन इंप्रेस हो जाता है और वांगलिन से कहता है कि रोग कल्टीवेटर के लिए फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट स्टेज तक पहुंचना काफी मुश्किल होता है, और उसे ये भी समझाता है कि आउटर सेक्ट डिसाइपल के लिए टाइम खत्म हो चुका है। इसलिए उससे कहता है, तुम लेट हो, घर जाओ और कुछ साल बाद वापस आना। और ये कहकर वो सोल रिफाइनिंग सेक्ट के अंदर जाने लगता है। तभी वांगलिन ने अपने दिल में स्नीर किया, लेकिन चेहरे पर एक इज्जतदार दिखावा दिखाया। उसने दर्द दिखाते हुए एक सील्ड बॉक्स निकाल लिया और कहा, सीनियर, ये एक फ्लाइंग स्वॉर्ड है जो जूनियर ने कुछ साल पहले पाया था और अब तक उसे यूज करने का मन नहीं था। सीनियर, कृपया इसे स्वीकार करें। ये डिसाइपल बस एक आउटर सेक्ट डिसाइपल बनना चाहता है। वांगलिन आसानी से देख सकता था कि ये ओल्ड मैन सिर्फ कोर फॉर्मेशन के अर्ली स्टेज पर था। इस लेवल के कल्टीवेटर के लिए जो फ्लाइंग स्वॉर्ड उसने निकाली थी वो काफी वैल्यूएबल थी। ये सुनकर वो ओल्ड मैन रुक गया और वांगलिन को हल्की सी मुस्कान के साथ देखता है। उसने सोचा कि वांगलिन डेफिनेटली एक रोग कल्टीवेटर होगा, क्योंकि वो बड़े कल्टीवेशन फैमिलीज के लोगों से ज्यादा स्मार्ट था। उसने अपना हाथ हिलाया और सील्ड बॉक्स को अपने हाथ में उठा लिया, और जब उसने बॉक्स खोला तो उसकी आंखों में खुशी दिखाई देने लगी। लेकिन जल्दी से उसने अपनी मुस्कान छुपाई और शांति से पूछा, ये तुमने कहाँ से पाया? ये सुनकर वांगलिन ने इज्जत से जवाब दिया, कुछ साल पहले मैंने एक कोर फॉर्मेशन कल्टीवेटर की मदद की थी। वो भारी चोटों से जूझ रहा था और मैंने उसके रिकवरी के दौरान उसकी रक्षा की थी। उसने इस स्वॉर्ड को मुझे गिफ्ट के रूप में दिया था, लेकिन इस डिसाइपल की कल्टीवेशन लेवल अभी इतनी कम है कि इसे यूज नहीं कर सकता। तभी ओल्ड मैन ने कहा, ओ, कैसे चोट लगी थी, मुझे डिटेल में बताओ। वांगलिन ने अपने 500 साल के कल्टीवेशन एक्सपीरियंस का इस्तेमाल करते हुए कुछ भी बनाया और बताया, जो सुनने में बिल्कुल असली लग रहा था। जब ओल्ड मैन ने कुछ सुना तो उसके दिल में शक दूर हो गया। आखिरकार सामने वाला सिर्फ फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट कल्टीवेटर था। अगर उसने खुद से इंजरी देखी नहीं तो इस तरीके से उसके बारे में कैसे बताए? हाँ, कुछ जगह थोड़ा सा इफी था, लेकिन वो नॉर्मल था। अगर वो ज्यादा क्लियर समझाता तो शायद लगता कि कुछ फेक है। ये सुन के वो ओल्ड मैन ने मान लिया होता है और कहता है, ठीक है, मैं देख सकता हूँ कि तुमने अपनी कल्टीवेशन लेवल तक पहुंचने के लिए काफी मेहनत की है, तो मैं तुम्हारे लिए एक एक्सेप्शन बना लूंगा, मेरे साथ चलो। ये कहकर ओल्ड मैन सोल रिफाइनिंग सेक्ट के अंदर चला गया। उसने अपना एक टोकन निकाला और अपने पीछे दबा दिया, तो जो लाइट वांगलिन को रुकने से रोकती थी वो तुरंत डिसअपियर हो जाती है। फिर वांगलिन जल्दी से अंदर एंट्री कर जाता है। अंदर घुसते ही एल्डर ने बताया कि सेक्ट में कई डेंजरस रिस्ट्रिक्शंस हैं, जो कि सोल रिफाइनिंग सेक्ट के डेंजरस और मिस्टीरियस नेचर को दिखाता है। इस सेक्ट में हर चीज एक ट्रैप हो सकती है, और ये भी हिंट देता है कि वांगलिन को अब हर कदम संभाल कर रखना होगा। फिर एल्डर ले जाता है वांगलिन को एक क्लिफ के पास, जहाँ पे सेक्ट का रेजिडेंशियल एरिया है, एक बड़ा लग्जूरियस पैलेस और साइड में कई केव ड्वेलिंग्स। यहाँ वांगलिन की मुलाकात होती है चांग दावे से, एक लेजी, थोड़ा सा केयरलेस मिडिल एज्ड कल्टीवेटर से। वो वांगलिन को 1090th केव एलोकेट करता है।
लेकिन केव लेने के लिए एक मिड क्वालिटी स्पिरिट स्टोन चाहिए होता है। सेक्ट में सब कुछ एक ट्रांजैक्शन के बेसिस पे चलता है। और फिर मिडिल एज मैन ने वांग लिन को देखा और पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? तो वांग लिन अपना रियल नेम और जन न्यू तो बता नहीं सकता था, इसलिए वो अपना एक और नया नाम बना लेता है और कहता है चियन मो। फिर जाते जाते चंग दावे वांग लिन से पूछ लेता है कि उस रेड हेयर को तुमने क्या दिया था, और जब वांग लिन ने सच बता दिया तब उसका इंटरेस्ट जाग गया। और यही से एक और ट्विस्ट आता है। 6 महीने बाद एक कंपटीशन होने वाला है आउटर सेक्ट डिसाइपल्स का, जिसमें अगर वांग लिन अच्छा परफॉर्म करे तो उसका सिलेक्शन कोर डिसाइपल के रूप में हो सकता है। यानी अब वांग लिन के पास एक ऑफिशियल चांस है अपनी पावर प्रूव करने का और सेक्ट के अंदर अपनी पोजीशन ऊपर ले जाने का। लेकिन ट्विस्ट यहीं खत्म नहीं होता। 25 किलोमीटर दूर एक पहाड़ी पे खड़ी है ल्यू में, जिसके पास एक जेड आर्टिफैक्ट है जो उसे चेंग न्यू यानी कि वांग लिन की प्रेजेंस डिटेक्ट करने में मदद करता है। जब जेड में ग्रीन ग्लो आता है तो वो सोचती है क्या वो सोल रिफाइनिंग सेक्ट में है, देन के यानी वांग लिन अब टारगेट बन चुका है। ल्यू में जैसी पावरफुल कल्टीवेटर भी उसे ढूंढ रही है। अब चाहे उसका प्लान कितना भी ब्रिलियंट हो, अगर वो पकड़ा गया तो हालात खराब हो सकती हैं। फिर हम देखते हैं एक हरी रोशनी का किरण को जो प्लैनेट सुजाकू के ईस्टर्न साइड में ओरिजिन सोल फॉर्म में उड़ रहा होता है। ये बंदा कोई आम आदमी नहीं बल्कि जायंट डीमन क्लैन का एंसेस्टर होता है, एक टेरिफाइंग कल्टीवेटर। लेकिन अभी वो फुल इंजर्ड मोड में है। उसकी ओरिजिन सोल पे 3 बड़े डेंट्स हैं जहाँ से सिल्वर लाइट निकल रही है। ये चोटें किसी नॉर्मल कल्टीवेटर ने नहीं बल्कि एक साइलेंट और सैवेज डीमन चाइल्ड ने दी थी। और उस डीमन चाइल्ड ने कभी कुछ बोला नहीं, बस बेरहम तरीके से इसके पीछे पड़ा रहा जैसे कोई कर्स्ड शैडो हो। डीमन क्लैन एंसेस्टर ने पूरी प्लेनेट का चक्कर काट दिया उसे बचने के लिए, लेकिन डीमन चाइल्ड के पंचेस ने उसकी ओरिजिन सोल तक छेद दिया। अगर उसके पास अपने जायंट डीमन क्लैन के कुछ सीक्रेट टेक्निक्स ना होते तो वो कब का मर चुका होता। उसने अपने ब्लड लाइन पावर को वापस इस्तेमाल करने की कोशिश नहीं की थी क्योंकि वो अब बहुत कमजोर हो चुका था। तो उसने डीमन चाइल्ड को एक्सट्रीम नॉर्थ में लुअर्ड कर दिया। वहाँ एक एंशिएंट रिस्ट्रिक्शन थी जो प्लेनेट सुजाकू बनने के बाद से लगाई गई थी। बस वो डीमन चाइल्ड को उसमें फंसाने के बाद ही उसने जान बचाई थी। अब वो बहुत कमजोर था और अपनी आइडेंटिटी छुपाना चाहता था, इसलिए वो जायंट डीमन क्लैन वापस गया। चीहू और दूसरे क्लैन मेंबर्स की क्या हालत थी इससे उसको कोई फर्क नहीं था। जायंट डीमन क्लैन वापस पहुंचकर उसने तुरंत एक क्लैन मेंबर को पोजेस किया और अपनी क्लोज डोर कल्टीवेशन शुरू कर दी। वांग लिन को ढूंढने की उसने सोची भी नहीं क्योंकि सुजाकू ऑलरेडी इस बात की तहकीकात कर रहा था, इसलिए उसने अपने दांतों को दबाया और अभी के लिए इस खोज को छोड़ दिया। हालांकि वांग लिन को पकड़ नहीं पाया, लेकिन उसने वो मिस्टीरियस फ्लाइंग सोर्ड चुरा ली थी। और इसी समय एंसेस्टर ने अपनी आंखें खोली। उसने अपने पोजेस्ड बॉडी में कुछ मूवमेंट्स किए और उसकी आंखों में गर्मी थी। ये बॉडी जो वो पोजेस कर रहा था इसे अपना बनाने में कुछ वक्त लगना था। ये वक्त इस बात पे डिपेंड करता था कि पोजेशन करने वाला पर्सन कितनी कल्टीवेशन लेवल का था और जो पोजेस हो रहा था उसकी कल्टीवेशन लेवल कैसी थी। तभी एंसेस्टर अपने सेलेस्टियल सोर्ड को निकालता है जो वांग लिन से चुराया गया था। उस पे पॉइंट करता है और चिल्लाता है, सोर्ड स्पिरिट बाहर आ। और तभी सेलेस्टियल सोर्ड से काला गैस निकला और शूलिगुओ के रूप में बदल गया। जैसे ही उसने जायंट डीमन क्लैन एंसेस्टर को देखा उसने तुरंत मर्सी के लिए चिल्लाना शुरू कर दिया, मेरे मालिक कृपया करके मुझे मार मत दीजिए। मैं तो उस इंसान वांग लिन के हाथ मजबूर हो गया था। मेरी नफरत उससे आपकी तरह ही है मालिक, उसे मैं अपने दिल में नफरत रखता हूँ। जायंट डीमन क्लैन एंसेस्टर ने शूलिगुओ की बातें सुनी और छोटी सी स्टन्ड एक्सप्रेशन दिखाई, फिर तुरंत मुस्कुराया और बोला, तुम सच में एक अजीब सोर्ड स्पिरिट हो। ज्यादातर सोर्ड स्पिरिट्स तो अपनी लॉयल्टी दिखाने के लिए बहुत डिटरमिन्ड होते हैं। फिर शूलिगुओ ने तुरंत एक प्लीजिंग स्माइल दिखाई और बोला, आपके दादा शू। तभी डीमन क्लैन एंसेस्टर ने गुस्से से शूलिगुओ को देखा। ये देखकर शूलिगुओ ने तुरंत अपने चेहरे का रंग बदला और कहा, ऐसे सर्वेंट सोर्ड स्पिरिट्स की मुझसे तुलना मत करो। एक वाइज मैन समझता है कि कहाँ फॉलो करना चाहिए। जायंट डीमन क्लैन एंसेस्टर ने शूलिगुओ को देखा और फिर एक रे ऑफ ग्रीन लाइट उस पर छोड़ा। शूलिगुओ ने तुरंत दर्द के साथ चीखना शुरू कर दिया और वांग लिन को बुरा भला कहने लगा। तभी डीमन क्लैन एंसेस्टर ने स्नॉट किया और स्पेल हटा दिया। फिर गुस्सा दिखाते हुए कहता है, आज से तुम मेरे सोर्ड स्पिरिट हो। तुमने खुद अपने आप को सरेंडर किया है तो मैं तुम पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाऊंगा। वैसे भी मेरे हाथ में तुम कहीं नहीं जा पाओगे। ये सुन के शूलिगुओ तुरंत अपने शुक्रिया की भावना दिखाई। उसने अपने छाती पर हाथ मारते हुए बोला, मेरे मालिक आप चिंता ना करें, मैं हमेशा लॉयल हूँ। वो वांग लिन ने मुझे गलत तरीके से इस्तेमाल किया इसलिए मैं उसके खिलाफ गया, लेकिन आप मेरे मालिक हो और मैं कभी आपके साथ धोखा नहीं करूंगा। ये मेरी ओथ है, अगर मैं इसे तोड़ता हूँ तो 10,000 डीमंस मेरा हार्ट छेद दें। जायंट डीमन क्लैन का एंसेस्टर ने यह देखकर अपना चेहरा हल्का किया। शूलिगुओ ने साइज ली और अपने आप से सोचा, लगता है तुम्हारे दादा शूलिगुओ ने बहुत सोचा है। मुझे नहीं पता कि वो फील्ड कब आकर मुझे बचाएगा, तो पहले मैं इस पुराने आदमी के सामने झुक जाता हूँ और फिर आगे चलकर उससे बदला लूंगा। मैं शूलिगुओ हमेशा लॉयल हूँ। वो फील्ड ने मुझे बहुत अच्छा समझा है तो मैं उसका कभी भी धोखा नहीं कर सकता। जायंट डीमन क्लैन का एंसेस्टर सोचता था कि शूलिगुओ एक इंटेलिजेंट सोर्ड स्पिरिट है जो कि बैटल में एडवांटेज देता है, क्योंकि इंटेलिजेंट सोर्ड स्पिरिट्स जनरली बैटल में इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते हैं, अडेप्ट करते हैं। लेकिन शूलिगुओ एक्चुअली एक डेविल था, सोर्ड स्पिरिट नहीं। वो डेविलिश कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ भी देता तब भी उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। उसने डिलिबरेटली ओथ ली थी पनिशमेंट के लिए, क्योंकि डेविल की ग्रोथ का एक तरीका ये भी होता है, पेन एंड पनिशमेंट से वो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनता है। जब एंसेस्टर ने सोर्ड को क्लोजली ऑब्जर्व किया तो उसे समझ आया कि ये सोर्ड नॉर्मल सोर्ड नहीं है, ये किसी ऐसी मटेरियल से बनी है जो उसके समझ से बाहर थी। ये रियलाइजेशन उसके लिए शॉकिंग था। उसने सोर्ड को अपने बैग में स्पेशल अटेंशन के साथ स्टोर कर लिया, जो इनडायरेक्टली फ्यूचर प्लॉट के लिए एक मेजर फोरशैडोइंग बन जाता है। तो वांग लिन फाइनली सोल रिफाइनिंग सेक्ट के अंदर एक आउटर डिसाइपल बन चुका था और उसे मिली केव नंबर 1090। ये केव बहुत सिंपल थी, बस एक स्टोन बेड, लेकिन स्पिरिचुअल एनर्जी इतनी डेंस थी कि ये हेंगयुए सेक्ट से कई गुना बेटर था। और फायर क्लाउड विलेज
आज जहां उसने पहले 3 टॉप क्वालिटी स्पिरिट स्टोन्स लगाए थे उससे भी बेटर फिर वांगलिन स्टोन बेड पे लोटस पोजीशन में बैठ के कल्टीवेशन शुरू कर दी होती है। फिर 3 दिन बाद वांगलिन अपनी आंखें खोलता है और अपने सिर को हिला दिया। उसे लगा कि ये प्रोसेस अभी भी काफी स्लो है। उसने अपने बैग ऑफ होल्डिंग से 3 टॉप क्वालिटी स्पिरिट स्टोन्स निकाले और केव के वॉल्स और एंट्रेंस पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाए। फिर अपनी आंखें बंद करके फिर से मेडिटेशन में लग जाता है। और जैसे ही उसने अपनी एनर्जी को कॉन्सेंट्रेट किया, केव के अंदर स्पिरिचुअल एनर्जी और भी डेंस हो गई। जब एनर्जी वॉल्स तक पहुंचती, वो रिस्ट्रिक्शंस उसको बाउंस बैक कर देती, जिससे एनर्जी डिसिपेट नहीं होती और अब केव एक स्टीमर की तरह बन गई थी और स्पिरिचुअल एनर्जी उसके शरीर में अब्सॉर्ब हो रही थी। तभी वांगलिन का चेहरा हल्का सा रेड हो जाता है जब बहुत सारी स्पिरिचुअल एनर्जी उसके शरीर में घुस रही थी। फिर धीरे धीरे उसके कल्टीवेशन लेवल में फर्क दिखने लगा, लेकिन वो अभी भी सील और टी डोमेन को तोड़ने के लिए ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी चाहता था, क्योंकि उन डोमेन्स ने एनर्जी को अब्सॉर्ब कर लिया था। और जैसे जैसे वांगलिन की कल्टीवेशन बढ़ रही थी, वो और भी मुश्किल हो रहा था उन्हें तोड़ना। वक्त गुजर गया और 1 महीना हो गया जब से वांगलिन ने सोल रिफाइनिंग सेक्ट में अपना आउटर डिसाइपल बन गया था। आज जब वांगलिन ने अपनी आंखें खोली तो उनकी आंखों में एक नई चमक थी। पिछले 1 महीने में उसने काफी स्पिरिचुअल एनर्जी अब्सॉर्ब की थी। 3 टॉप क्वालिटी स्पिरिट स्टोन्स में से 2 तो डस्ट में बदल चुकी थी और जो तीसरा था वो भी एक्सपायर होने वाला था। इतने सारे रिसोर्सेज वेस्ट करने के बाद वांगलिन को इस महीने में काफी फायदा हुआ था। वो फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट के अर्ली स्टेज से मिड स्टेज के पीक तक पहुंच गया था, सिर्फ 1 कदम लेट स्टेज से दूर था। अभी भी बहुत स्लो है, मुझे टॉप क्वालिटी स्पिरिट स्टोन्स का यूज करना पड़ा तभी ये स्टेज तक पहुंचा। मेरे पास अब सिर्फ 15 टॉप क्वालिटी स्पिरिट स्टोन्स हैं, ये काफी नहीं है। वांगलिन ने साई किया और अपना शरीर हिलाया। जैसे ही उसने मूवमेंट किया, स्टोन बेड में क्रैक्स सुनाई देने लगे और आसपास के वॉल्स पे भी क्रैक्स दिखाई देने लग गए। वांगलिन ने थोड़ा हैरान होकर पहले तो उसे देखा, फिर पुंडार लगा और समझ गया कि ये क्रैक्स स्पिरिचुअल एनर्जी, अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो ये क्रैक्स और बड़े हो जाएंगे। फिर वांगलिन सोचने लगा कि मुझे इस केव का यूज नहीं करना चाहिए, मुझे दूसरे केव में जाना होगा। वांगलिन ने अपने हाथ से वॉल पर दबाव डाला और सारे क्रैक्स बंद हो गए। स्टोन बेड भी नॉर्मल हो गया जब उसने उस पर दबाव डाला, लेकिन वांगलिन जानता था कि ये सिर्फ सरफेस पर है। अगर स्पिरिचुअल एनर्जी बढ़ती तो ये क्रैक्स फिर से दिखाई देंगे, लेकिन जब तक वो टॉप क्वालिटी स्पिरिट स्टोन्स का इस्तेमाल नहीं करेगा, क्रैक्स नहीं दिखाई देंगे और वो किसी को भी सस्पिशन नहीं पैदा करेगा। वांगलिन ने थोड़ा सोचा, फिर उठकर केव का डोर खोला और बाहर निकल गया। अभी डस्क का वक्त था और दूरी पर सनसेट का रेड ग्लो दिख रहा था। आज साल का आखिरी दिन था। वांगलिन ने सनसेट को देखा। विंटर का सूरज ज्यादा वार्मथ नहीं देता और जैसे ही वो बॉडी पर पड़ता तो वो ठंडा हो जाता। वांगलिन को याद आया कि आज साल का आखिरी दिन है, जब ये दिन गुजरेगा तो नया साल शुरू हो जाएगा। उसने सोचा कि छोटी जोरू क्या कर रही होगी, क्या वो अब भी लिटिल व्हाइट को परेशान कर रही होगी। ये सोचकर वांगलिन की हल्की मुस्कान आ गई। उसने सनसेट की तरफ देखा और गहरी सांस ली। वांगलिन ने अपने आप से कहा, लाइफ राइजेस फ्रॉम द एशेस। जब उसे हेवंस में सब कुछ था तो वो गिर गया था और एक मॉर्टल बन गया था, लेकिन अपनी डिटर्मिनेशन के साथ उसने सब कुछ झेल लिया था। आज तक जब तक उसने अपना कल्टीवेशन खो दिया था तब तक ही वो ये शब्द मटर कर रहा था। जैसे ही उसने सोचा अपनी लॉस के बारे में, एक कॉम्प्लेक्स फीलिंग उसके दिल में आ गई थी। आज साल का आखिरी दिन था जो वांगलिन के फॉल को दर्शाता था, लेकिन कल नया साल नए पॉसिबिलिटीज का प्रतीक करता था। वांगलिन ने धीरे से कहा, इट हैज पास्ड। इसी वक्त एक लड़की का खूबसूरत फिगर धीरे से सोल रिफाइनिंग सेक्ट की तरफ उड़ता हुआ आता दिखाई देता है। तो वांगलिन जैसे ही उस लड़की को देखता है तो उसको कुछ जाना पहचाना फील होता है। और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।